इंडिया फरारी है और यहाँ पर कई मल्टी बैगर्स मिलेंगे। सेंसेक्स 1.5 लाख का हो सकता है टिल 2030, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, और 2036 तक 3 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में क्या है, एक खास बात क्या है कि एक ऐसा सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन द वर्ल्ड। इन 2 years टाइम बिटवीन 1990 व्हेन आई मेट अश्विन एंड बाय 91 92 हर्षद बिकेम लाइक अ हीरो, सुपर हीरो। सो आपको ऑफर दिया था? नहीं, आई नो कहाँ पर तकलीफ होने वाला है और कितना बड़ा तकलीफ होने वाला है, तो उधर जाने का ही नहीं। सी देयर ओनली 2 things, प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस सबको मालूम, वैल्यू किसी नहीं मालूम। बाजार में क्या है, नहीं समझ में आता, कुछ करने का नहीं। बफेट साहब ने एक सबसे बढ़िया चीज़ सिखाया, दे डू व्हाट दे अंडरस्टैंड। पर हमारे तो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे अभी भी ट्रेड करते हैं इतनी करेक्शन के बाद भी। तो हमारे देसी लोग बहुत गर्म है ना। एक का 1000 दिखे तो भी लिवरेज लेने का नहीं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। यदि मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, मैं 100 करोड़ का ही शेयर खरीदूंगा। बाजार आपको डराएगा रोज आके, 1% नीचे, 2% नीचे, तू आना भाई, हमारा तो पार्टी चालू रहेगा। हम वही के वही हैं भैया, रायपुर से आए हैं, वैसे हैं अभी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर की खास पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। मनी मेकर्स में हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट से वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं। आज के हमारे मेहमान बेहद ही खास हैं। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब, को फाउंडर और चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तर को अपना समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर। या वेरी नाइस टू सी यू हियर एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाटएवर आई हैव लर्नड फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स। सर, हमको आपसे सीखने को बहुत मिलता है और सब आपको वैल्यू गुरु मानते हैं। तो ये तो पॉडकास्ट मेरे लिए खुद के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो लाइफ टाइम होगा। सबसे पहले हम शुरू से शुरू करेंगे आपकी लाइफ जर्नी से। तो आप मुंबई आए थे चार्टेड अकाउंटेंसी करने के लिए, सीए नहीं बने? सीए बना ना भाई। हाँ, लेकिन सीए में गए नहीं एज अ प्रोफेशन। ना आई मीन वो जो फाइल प्रैक्टिस है वो नहीं किया मैं। हाँ, तो आप आ गए इक्विटी मार्केट में। हाँ, वही तो सबसे बढ़िया काम हुआ ना। वो जो हट के सी, आप जब भी हट के काम करोगे ना, तो आपको या तो बहुत गड्ढे में जाओगे और या बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। तो ये जो रिवॉर्ड मिला, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है हाँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सो सर्विसेज। जितने लोग को भी देखो, जितने भी शुरू में किए होंगे, वो कन्वेंशनल जो एक जो ये होता है रास्ता होता है, उसमें रहोगे तो आपको उस रास्ते में जितना मिल सकता है उतना मिलेगा, बट हट के करोगे तो बहुत बड़ा मिल सकता है। तो वही हुआ। ये कौन से दशक की, 1980s की बात कर रहे हैं? 1980s की बात कर रहा हूँ। सो 84 85 में मतलब फाइल प्रैक्टिस चलता था, सब सीए बन के सब कुछ करते थे। मतलब कोई फाइल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ऑडिट कर रहा है, छोटे छोटे ऑडिट्स कर रहे हैं, बैंक ब्रांचेस का ऑडिट कर रहे हैं, ऐसे चालू करते हैं। देन इवेंचुअली यू मेक अ बिग फर्म एंड दैट्स हाउ यू गेन प्रोमिनेंस। ऐसा वो एक रास्ता है, लेकिन उसमें आपको मन लगना चाहिए ना फाइल प्रैक्टिस करने का। मन भी लगना चाहिए और एक पार्टनर भी ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म में आपका साथ दे। एक बहुत फेमस स्टोरी है सर, इसके बारे में प्लीज आप सब व्यूअर्स को बता दें हमारे। मोतीलाल ओसवाल सर से आपकी मुलाकात हुई थी एक बस स्टैंड पे। आपने उनको लिफ्ट दी थी बाइक पे, वो बस पकड़ रहे थे तो आपने उनको लिफ्ट दी थी बाइक पे। उनको बस नहीं मिल रहा था, वो बस स्टैंड में खड़े थे लेकिन बस नहीं मिल रहा था। सो देन आई वाज गोइंग, आई हैड अ बाइक, तो बाइक से फिर वो आई मीन फिर देन वो लिफ्ट लेते हो ना आपके, चलो भाई मेरे को स्टेशन छोड़ देना, आप जा रहे हो तो उनको 2-3 दिन ऐसा छोड़ दिया। उधर क्या नाम है, पहले दिन मिला, दूसरे दिन फिर वहीं खड़ा हुआ है, तीसरे दिन फिर खड़ा हुआ है। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। भाई अब रात, फिर वो चर्च गए जाने का अंधेरी से, तो साथ में बैठ के गए। फिर देन वी आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही डज and what I am doing. I told him and what is my aspirations. So there was a lot of meeting of minds, and I was looking for a partner to start the business, at that point of time, and here he was. So भगवान की देन थे, ऐसे मुलाकात हो जाती। कई चैलेंजेस फेस करने को मिले होंगे क्योंकि तब तो इक्विटी मार्केट इंडिया में ग्रो ही कर रहा था और उस टाइम पे। नहीं, रियल चैलेंज तो था पासिंग सीए फॉर मी, दैट आई हैड टफ टाइम पासिंग सीए। 4-5 बार फेल हो गया, फिर हैंड राइटिंग बदला, हैंड राइटिंग बदलने से फिर उसका एग्ज़ाम दिया, फिर पास हुआ। तो वो एक डिफ़िकल्टी, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। मतलब आप पास हुए नहीं हुए अपने हाथ में थोड़ी ना है भाई। जो चीज़ मतलब किसी बारो भी नहीं कर सकते आप, पैसे तो बारो भी कर लो आप, डिग्री किससे बारो करोगे। तो वो एक बहुत अनसरमाउंटेबल सिचुएशन था। वो पास हुआ जैसे तैसे, मतलब मैं निकला, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं, बाकी सब तकलीफें। मतलब इवन स्टार्टिंग अ बिजनेस वाज अ टफ, बट मोती मिल गया। फिर हम लोग चालू किए धीरे धीरे, 87 में चालू किए। तो 87 में उनके भाई साहब जो हैं जवहरी भाई, वो अहमदाबाद से शेयर का काम करते थे। ही यूज्ड टू बाय देयर एंड सेल हियर, आर्बिट्राज करते थे। सो मोती यूज्ड टू बी द कंड्यूट टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन इन मुंबई, फाइंड अ ब्रोकर एंड एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन। तो उसमें उस चक्कर में क्या होता था, फिर वो आई थिंक ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद 1 or 2 सब ब्रोकर्स, बिकॉज द ब्रोकिंग सर्विसेज वर इन एक्यूट शॉर्ट सप्लाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्वालिटी तो था ही नहीं। जो बदमाशी था वो तो अलग बात थी, लेकिन
Actually, services were not there, and hence he was looking to join to become broker or somehow solve the problem of his brother. And here I was looking for a client or a partner, you know. So we became partners. We said we have a client, we don't need any capital. Let's start. कब स्टार्ट हुई थी? 87, February 87, and we said let's start. And there was no capital required. There was no capital only. हमारे पास तो क्या पैसे थे, कोई नहीं थे. उनके पास भी पैसा नहीं था उसके पास. So we started with I mean I think for ₹1 lakh there was one office his brother had bought for him. वो धोबी घाट तो पुराना कुछ ऐसा मतलब some crazy place. So वहाँ पर कालवा देवी में, तो वहाँ पर हम लोग बैठ के चालू किए. एक टेलीफोन था वहाँ पर, सो हम दोनों मिलके चालू किए. और देन इट वाज अ स्लो बिल्डअप. वी हैड लॉट ऑफ पेशेंस. आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू स्टार्ट यू शुड नॉट बी हरी टू मेक लॉट ऑफ मनी. मतलब लाख 2 लाख रुपए कमा लिए बहुत है इस टाइप का. सो जो हमको नौकरी मिलता था उतना हम कमा लेते, तो एस्पिरेशन था, तो हम फर्स्ट से कमा लिए उतना, यू नो, बिकॉज देयर इज अ टेलविंड, डिमांड बहुत ज़्यादा था. पर ये विजन थी कि इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी जहाँ पर आप और हम बैठे हुए मोतीलाल ओसवाल, वो लैंडमार्क जगह बन चुकी है मुंबई में. नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं मालूम था उस समय. तो क्या था भाई, हम सीए किए थे, माँ बाबू जी से पैसे नहीं मंगाने थे, तो आपको लाख 2 लाख रुपए अब कमाना है. आई मीन यू वांट टू बी टू सक्सेस. सी ड्रीम्स लंबे थे, लेकिन ड्रीम होता है, लेकिन अभी तो क्या करना है ना, जीरो से तो पहले लाख 2 लाख रुपए तो कमाओ, फिर शादी ब्याह करो, फैमिली सेटअप करो. तो ये मतलब सी सक्सेस बिल्ड सक्सेस. ऐसा नहीं कि शुरू से सबको मालूम है बड़ा आदमी बन जाऊँगा. मेरे तो नहीं लगता, जितने मैं बायोग्राफी पढ़ा हूँ, मेरे को लगता किसी को भी मालूम था कि ही बिकम अ बिग गाय. सी हैविंग अ ड्रीम टू बिकम बिग इज ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ दैट, है ना. लेकिन जब वो काम चालू करो, तो एक तो काम जो चालू करते हो उसमें वो जगह होनी चाहिए कि आप बड़े बन सकते हो. अब जैसे मैंने एक समझ लिया कि भाई नौकरी करो तो क्या हो जाएगा उस नौकरी में. लाख रुपए नौकरी, बहुत नौकरी मिले थे मेरे को, लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए में. मैं हर दोस्त चाहते थे मैं उनके साथ काम करूँ जिनको भी पहचान गए थे. सो आई हैड इनफ जॉब्स आउट देयर. लेकिन मेरे मालूम नौकरी में वहीं रहोगे आप, बहुत आगे नहीं बढ़ोगे. मतलब है ना, इट इज़ नाइस. अब तो नौकरी में बहुत पैसे बनते हैं. अब ये जो सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, वो तो नौकरी कर रहे हैं ना, लेकिन उनकी बात अलग है. तो नौकरी में बहुत पैसे आ गए अभी. सो दैट वाज नॉट द सिचुएशन देन. तो मैं बोला कि भाई अपने तो वी वांट टू वर्क फॉर आवर सेल्फ एंड वी वांट टू बिल्ड समथिंग, अ कंपनी और एस्पिरेशनल कंपनी. फिर सक्सेस होना चाहिए ना, तो सक्सेस हो गया. 87 to 90 हमने 10-15 लाख रुपए कमा लिए, सब खर्चे काट के. और एक चीज़ हमने सोच रखा था कि भाई हम कभी टैक्स की चोरी नहीं करेंगे. डे वन से हमने कभी ना तो कोई कैश का काम किया, और कभी टैक्स वगैरह कोई कंजट नहीं. पर यहाँ पर एक ये भी बात निकल के है कि हर्षद मेहता साहब ने भी आपको ऑफर दिया था उस समय. ऑफर मतलब सी ही इज फ्रॉम रायपुर ओनली ना, ही वाज फ्रॉम रायपुर. आई न्यू हिज यंगर ब्रदर अश्विन. सो अश्विन से मिला मैं ऐसा. तो सो हर्षद मेहता had become a giant in 2 years time. Between 1990 when I met Ashwin and by 91-92 Harshad became like a hero, superhero. So आपको ऑफर दिया था? नहीं, I went and meet him. I went to meet him. So obviously in courtesy everybody tells you ना कि let's do business together because we're in the stock market only. He needed a lot of brokers and this. तो हमने बोला भाई हम बहुत छोटे आदमी हैं, तो क्या आपके साथ काम करेंगे. ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ने कोई बड़ा डील हुआ था हमने वॉकआउट किया, ऐसा कुछ नहीं था. मतलब he was nice, he was very nice, very warm, very nice. I don't remember whether we had a cup of tea with him. I spent in his office. So he was always very energetic. So that was in 92, and we were very clear. We don't want to do anything which we cannot handle. See, somehow in my mind, risk management is absolutely right on the top, in the sense that maybe because of the humble background or whatever, I know कहाँ पर तकलीफ होने वाला है करके, और कितना बड़ा तकलीफ होने वाला है. तो उधर जाने का ही नहीं. जहाँ भी मेरे को थोड़ा भी लगा कि इधर सुगंध अच्छी नहीं आ रही है, उधर जाने का ही नहीं. जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर जाना ही नहीं. हम अकाउंटेंट है तो हमको ज़्यादा समझ में आता है कि भाई इधर फाइनेंशियल रिस्क है, तो उधर जाने का ही नहीं. और इफ देयर इज अ रिस्क इज सो बिग दैट आई कांट हैंडल, सो आई विल कीप फाइंडिंग वेज. Even if I take the risk, I'll find a way to structure in such a way that it doesn't bring me to the ground. Of course, if you take risk, it will hurt you, but the hurt should be such that I can handle it. पर रिस्क है तो इश्क है वाली बात हो जाती है. पर एक और चीज़ है ना कि इतनी बड़ी कंपनी बनाने के पीछे एक ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि गेम बदल जाएगा?
अब यहाँ पर दाव खेल लेना चाहिए बहुत बड़ा। दांव वाली कोई बात नहीं है, ये तो मतलब एज अ कंपाउंडिंग इट्स अ मशीन। ये क्या, देखिए दुनिया यूनिवर्स मतलब दुनिया बढ़ते जा रही है, इंडिया बढ़ते जा रही है, इंडिया में मोतीलाल ओसवाल बढ़ते जा रहा है, ऐसा है। मतलब दुनिया बढ़ रही है, इसके कारण मोतीलाल ओसवाल बढ़ रहा है, वो एकदम लिंकेज है बराबर। तो हम स्मूथली चल रहे हैं, थोड़ा फास्टर चल रहे हैं दुनिया से फास्टर। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट भी है, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कैपिटल मार्केट कंपनी, वन ऑफ द कंपनी इज मोतीलाल ओसवाल। सो ये जर्नी जो है ना लंबी है, ये लंबी जर्नी हमने बहुत पहले सोचा की थी कि आई थिंक आई डिड वन सेमिनार, दिस थिंग फोरम, लैंडमार्क फोरम, अमेरिकन ट्रेनिंग है, बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है, इन 83-84, जस्ट आफ्टर आई पास CA। दैट चेंज लॉट ऑफ आउटलुक्स, और हाउ डू यू थिंक, हाउ डू लुक एट योर कैरियर, हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर। वो काफ़ी मतलब हम्बलिंग था और बहुत बहुत एजुकेटिंग था, अभी भी वो कोर्स चलता है। सो दैट हैज़ हेल्प मी इन हाउ टू प्लान। सो डोंट बी इन हरी, यू नो, सेट योर गोल, लंबे का गोल सेट करो, बहुत लंबे का गोल सेट करो, एंड रेस्ट ऑल इज जर्नी। धीरे 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 काम करते चले जाओ, एट द पेस ऑफ कंपाउंडिंग यू विल रीच देयर। अच्छा, आपने ये भी रिसेंटली बोला है कि इंडिया फरारी है और यहाँ पर कई मल्टी बैगर्स मिलेंगे। हाँ, ऊपर से ये भी बोला है कि सेंसेक्स 1.5 लाख का हो सकता है टिल 2030, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, और 2036 तक 3 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा। सर कैसे? ऐसे कंपाउंडिंग ही, और क्या। देखिए 1980 में 100 था, आज 75-80 हज़ार के आसपास है। कितना आज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 80 हज़ार के आसपास है ना। तो आप निकालो, 16% आएगा आपको, 15 से 16%, मतलब 15% आएगा समझो, एक्स डिविडेंड 15%, तो मतलब हर 5 साल में डबल होता है, तो 5 साल में डबल कर लो अभी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी समझ से आपको लगता है अगला 5 साल 10 साल पिछले 5-10 साल से कुछ बहुत अलग रहेगा? अभी तो बहुत चैलेंजेस हैं सर। चैलेंजेस तो पीछे भी थे, पीछे भी बहुत चैलेंजेस थे। मेरे को लगता है कि चैलेंज का एंड हो रहा है। मतलब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं, मतलब जैसे हमस वार हो गया, उक्रेन वार हो गया, अभी गल्फ, तो ऐसा कोई दुनिया भर कोई ज़िंदगी भर लड़ाई थोड़ी करते रहोगे यार। भी हो गया एक राउंड, अभी ये भी एक रात थी, वो ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो रही, मेरे लगता है। सी आई एम ऑप्टिमिस्ट ऑलवेज, मैं हमेशा ब्राइटर एस्पेक्ट देखूंगा, समझे ना। तो मुझे ऐसा लगता है 5 साल 10 साल का भी वर्ल्ड को भी थोड़ा पीस मिलेगा, एंड इन दैट पीस पीरियड विल मूव एज अ कंट्री। और बीच में तो बहुत सारे क्रैशेस भी देखते हैं, लेकिन जो हम ये कंपाउंडिंग वाली, वो आएगा ही आएगा, आगे भी आएगा, और भी बड़ी बड़ी तकलीफें आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें आएंगी, बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आएंगे। देखो AI, मतलब पहले जब हम चालू किए तो कंप्यूटर तक नहीं था। 87 में पहला, वी आर द फर्स्ट गाइज टू इंस्टॉल कंप्यूटर्स। ओके, फिर उसके बाद कंप्यूटर से एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो नेटवर्क कंप्यूटर आया। फिर उसके बाद इंटरनेट आ गया, मतलब जहाँ पर एनी कंप्यूटर इज टॉकिंग टू एनी कंप्यूटर, और फिर इंटरनेट के बाद ये सब अभी फिर उसके बाद ERP आया, उसके बाद वेब आया, फिर उसके बाद इंटरनेट ऑन द फोन आ गया, अब AI आ रहा है। अभी पता नहीं इसका ये क्या करेगा, लेकिन मतलब एवरी 5-10 ईयर्स देयर आर न्यू थिंग्स कमिंग इन वेरी रैपिडली एंड वेरी पावरफुल। सर पर वो कंपाउंडिंग वाली चीज़ पे आते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का टारगेट रहेगा तो ठीक है, लेकिन हम आम आदमी की भाषा में अगर जानने की कोशिश करें, और अभी 15% वाले की बात करते हैं, कि एज्यूम कर लेते हैं कि हर साल 15%, 1 करोड़ कैसे ग्रो कर सकता है, कितना ग्रो कर सकता है, कंपाउंडिंग काम कैसे करती है? सी देखिए, क्या होता है, आपका नॉमिनल GDP जो है ना इंडिया का 10 से 11% से बढ़ता है, करीब 7-7.5% से आपका रियल GDP बढ़ता है, 3-4% इन्फ्लेशन होता है, तो ऐसे मिला के 10-11% होता है। पहले इन्फ्लेशन ज़्यादा था, ग्रोथ कम थी, अभी दोनों अच्छा बैलेंस है। सो 7.5 प्लस से 3-3.5 समझ लो, तो 10 से 11% आपका नॉमिनल GDP ग्रोथ आता है। अब इसमें क्या होता है, 10 से 11% आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ नहीं आता है, तो इंडस्ट्री और सर्विसेज दे ग्रो फास्टर एट अबाउट 13-14%। उसमें जो कंपनीज जो होती हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, वो लिस्टेड होती हैं, है ना। सी देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज बिटवीन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ओके, थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज में करीब समझ लीजिए, 1000 मतलब 1 लाख, कई लाख होंगे, मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 मिलियन कंपनीज होंगे, उसमें से सिर्फ 4000 कंपनी लिस्टेड हैं। एंड वो लिस्टेड कौन से होती हैं, जो थोड़ा अच्छी होती हैं, बड़ी होती हैं, एम्बिशियस होती हैं, एग्जीक्यूशन में अच्छी होती हैं, और वो छोटे छोटे SMEs और ये वो मतलब दुकान चला रहे हैं, वो सब रह जाता है। तो द ग्रोथ ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन एग्रीगेट is higher than overall industry and services. So that gives you about 15% kind of a growth for the entire population of industries which are listed. Okay. अब उसमें अर्निंग्स आपको 15% ग्रो होता है,
तो आपका यदि मान लो पी मल्टीपल सेम रहे 18-20 के आसपास, तो आपको जितना अर्निंग्स ग्रोथ आएगा उतना आपका मार्केट कैप बढ़ता है। मार्केट कैप एक्चुअली उससे ज़्यादा बढ़ता है, 15% से तो आपका जो शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन नए लिस्टिंग होते हैं उसी कारण से जो है 1-2% और बढ़ता है। तो 16-17% से मार्केट कैप बढ़ता है और इंडेक्स इटसेल्फ गोज अप बाय 15%। तो हर 5 साल में डबल होता है। अब आप मेरे बोलोगे भाई अभी अभी 75 है समझ लो, तो 5 साल तो अभी कौन है 26 है, तो 30-31 में 1.5 लाख होना ही है। अब वो 31 में होगा या 30 में होगा या 32 में होगा, एक साल आगे पीछे होगा पक्का। यदि अभी देखिए यहाँ से सब लड़ाई बंद कर दो आप, हाँ तेल का दाम $60 ले आओ वापस, तो गाड़ी जोर से चलेगी। तो हो सकता है अगला 5 साल में विदाउट एनी डिफिकल्टी, यहाँ पर भी पॉलिटिकल कोई डिफिकल्टी नहीं आया, कोई आपदा नहीं आया, कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर नहीं हो, तो यू कैन कवर दिस अर्निंग इन 5 ईयर्स। अच्छा मान लो ऐसा तो होता है नहीं जनरली, कुछ ना कुछ तकलीफें आएगी, जैसे बरसात कम हो रहा है तो पता नहीं कितना ख़राब होगा। सो ऐसे कुछ ना कुछ तकलीफें आते रहेंगी, एक तकलीफ से दूसरी तकलीफ, लेकिन साइड में अच्छी चीज़ें हो रही है। तो न्यूज़पेपर क्या होता है, फोकस करता है सब खराब चीज़ों के ऊपर, जो अच्छी चीज़ें होने की कोई बात नहीं करता है, बहुत कम बात करते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में, फिर पेपर बिकता नहीं। तो लेकिन आप कंपनीज़ की हालत देखिए, आप कंपनीज़ आर ग्रोइंग एट 15%। इफ़ कंपनीज आर ग्रोइंग एट 15%, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाजार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो कभी 6 महीना बंद रहेगा, 6 महीना थोड़ा स्लो रहेगा, नीचे जाएगा, फिर उसके बाद फिर चलेगा, उसको रोक नहीं सकते आप। ये मैं देखा हूँ मैं। पर 15% वाली कंपनी ढूंढना भी बहुत मुश्किल है जो ग्रो करते चले जाए 15%। क्यों तो ढूंढना? इंडेक्स फंड में लगा लेंगे पैसा। हाँ वो तो कर ही सकते हो आप। सी हर आदमी के पास कॉम्पिटेंस नहीं होता है। पहले क्या था, जब हमने 87 में चालू किया था तो उस समय म्यूचुअल फंड नहीं होते थे, इतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था म्यूचुअल फंड का। अभी आपके पास प्रोफेशनल इतना सैकड़ों हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं ऑन डिफरेंट थीम्स एंड एडवाइजर्स हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड खरीदें, तो आप उनके पास जाओ, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एक्सेस, मतलब आप छोटे आदमी हो बड़े आदमी हो, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल गेट एडवाइजर, दे विल एडवाइज यू व्हाट टू डू, whether to buy direct stock, whether to buy mutual fund. But now buying stock or putting money in stock market is very easy. 50, 60, 70 पैसे में आपको, मतलब डायरेक्ट स्ट्रीम में आपको म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। यदि मान लो कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इंडेक्स खरीद लो। आप इंडेक्स में आपको 10, 20, 25 पैसे में आपको इंडेक्स मिल जाएगा। चुप बैठे रहो, जैसे जो देश की हालत होगी वो आपकी हालत होगी। तो मेरे को जो समझ में आया, जैसे 1 करोड़ रुपए लगाया और इंडेक्स फंड ले लिया, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो ठीक, 5 साल में, लगभग 5 साल में पैसा डबल, थोड़ा और समय लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन डबल के बाद क्या फिर? और फिर डबल लाइफ है। तो 2 का 4, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। सी द ग्रोथ इन द ग्रोथ ऑफ वेल्थ इज एक्सपोनेंशियल। टाइम सीरीज, टाइम जो है ना आपका, जो वो लीनियर होता है। आप जैसे 1 से 5 साल जाओगे, आप 5 से 10 साल जाओगे, तो आपने 10 साल लगाया, लेकिन आपका पैसा जो है ना, एक का पहले 5 साल में 1 का 2 होगा, फिर 2 का 3 नहीं होता अगले 5 साल में, उसका 2 का 4 होता है। ओके, फिर अगले 10 साल में आपका 4 का 16 होगा। पहले 10 साल में 4 गुना, तो अगले 10 साल में 4 चौके 16, तो 16 गुना होगा, और उसके 10 साल में 64 गुना होगा। सो 1 to 30 ईयर्स में आपका 64 टाइम्स हो जाएगा। तो यदि आप 30 साल के बच्चे हैं या 30 साल में आपका नौकरी चालू हो रहा है और आप रेगुलर डालते रहो, तो ऐसे कुछ मिलेगा 60, 65, 70 गुना, 100 गुना, आप जो भी पैसे दिए उसको। एंड दैट लिटिल थिंग्स, इफ़ यू जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड इंडिया स्टोरी रिमेन्स द वे इट इज़। मतलब मैं तो देखा हूँ कि भाई, मैं तो 87, 88 से चालू किया, तो जो पीछे 40-45, मैं पहला स्टॉक खरीदा था 1980 में, तो वो जो 45 साल में जो मैं देखा हूँ, हर तरीके की तकलीफ आई, मतलब जो सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे तकलीफें आई। बैंक करप्सी, मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, मतलब एज अ कंट्री डिडंट हैव मनी, 400-500 मिलियन डॉलर के लिए आप, मतलब सोना आपको बाहर भेजना पड़ा, ऐसे हालत आ गए थे 92 में। तो सो वहाँ से आपका कारगिल वार एंड क्या क्या नहीं, Y2K ट्रबल, GFC ट्रबल, नाउ ईरान ट्रबल, सब करते करते ये सब आते ही रहेगा। ये दुनिया है, ये माया है सब। एक बार भी कॉन्फिडेंस नहीं हिला, मतलब कि ऐसे ऐसे झटके अरे लगे भाई, लेकिन स्टॉक बिजनेस मार्केट। में तो पैसे बनते हैं ना। मैं तो बिजनेस चला रहा हूँ ना, मैं तो मोतीलाल ओसवाल चला रहा हूँ। वहाँ ठीक है, कभी जैसे 2008 हम कमाते थे, समझ लीजिए आप, जैसे बताया 1990 में हम कमाते थे करीब 10-15 लाख रुपया। जब फिर मेंबरशिप लिया हमने, मेंबरशिप ली तो हर समय तब बुल रन हुआ, हमने 30 करोड़ कमाए 2 साल के अंदर। फिर उसके बाद फिर वो शांत हो गया तूफान, फिर वापस 1-2 करोड़ रुपये कमाना चालू हुए, धीरे धीरे 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपये कमाना चालू किए। फिर धीरे धीरे फिर Y2K बूम चालू हो गया, तो वो जो पोर्टफोलियो था वो 100 करोड़ का हो गया 2000 में।
ओके, फिर अब हालत ख़राब हो गई। अब 10 मतलब करोड़ रुपए से अब काम नहीं चलता, अब 10-20 करोड़ रुपए कमाना चालू कर दिए। फिर उसके बाद जो वो बढ़ गए, फिर क्रैश हुआ, 30 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद 2008 में 2000 नहीं 2003 में, फिर 2003 में जब ये जो चाइना राइज ऑफ चाइना हुआ, कॉमोडिटी बूम हुआ, जीएफसी फाइनली हुआ, उसमें हमारा वो जो 25-30 करोड़ का पोर्टफोलियो था वो होगा 550 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट हो गया 170 करोड़। अब सोचो, अब मतलब चालू कहाँ से किया था, 170 करोड़ प्रॉफिट तक पहुँच गए। अब वो क्या, सी जैसे जैसे आपको सक्सेस आता जाता है ना, वैसे वैसे एम्बिशन बढ़ते जाता है कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। वो मतलब आपको एक मतलब एम्पावरमेंट होता है टू अ बिजनेसमैन। फिर जब तक पूरा का पूरा झटके देख लिए सारे, तो 2008 में अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखा कि वो जो रिसेशन आया था और उसके बाद फिर कोविड क्रैश आया था, उसको एक एक अपॉर्चुनिटी ही की बार तरीके से। हमको एक ही बार मेरे को थोड़ा बिजनेस के लिए थोड़ा सा सदमा लगा था शुरू से। मतलब यार हम 2002-3 में मतलब बाजार एक्चुअली रियल रिसेशन वाज इन 2002-3 आफ्टर Y2K, सॉरी आफ्टर Y2K एंड 9/11। उसके बाद विश्वव्यापी बहुत तकलीफ थी। इंडिया में डेफिनेटली तकलीफ थी, विश्वव्यापी तो मेरे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में जरूर तकलीफ थी। उस समय जो ना एक्चुअली हमने 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके प्रोडक्शन नीचे आए थे 6-8 एक आध साल के लिए। उस समय हमने एक्चुअली 2-3 महीने लॉस किया। तब उसमें सोचे यार मतलब आर वी इन द राइट प्रोफेशन। 15 साल के बाद आप सोच रहे हो कि भाई आप सही कर रहे हो कि नहीं, मतलब वी आर वेल ऑफ, 25-50 करोड़ पोर्टफोलियो था तो ऐसा नहीं, लेकिन वी आर थिंकिंग कि यार हमने सही किया कि नहीं किया। बोले यार क्या बात करते हो, ये तो सही है। फिर देन वी कन्विंस्ड आवरसेल्फ एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। मतलब चलेगा 4-6 महीने ठीक है। इट वाज जस्ट फॉर विंडो ऑफ 2-3 मंथ्स। दैट वाज द ओनली पीरियड व्हेन इट वाज बिट ऑफ सेटबैक टू द एंटायर जर्नी ऑफ मोतीलाल ओसवाल। फिर उसके बाद तो अगेन। अच्छा, तो फिर सर ये QGLP फ्रेमवर्क क्या है? क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एंड प्राइस। इसका क्या मतलब है? ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है? सो क्या होता है कि आप जो स्टॉक मार्केट में क्या है, एक खास बात क्या है कि एक ऐसा, ये सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी मतलब कोई मुझे लगता है कोई उसका और छोर नहीं है। एक्चुअली किसी ने लिखा भी नहीं कितना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा। मेरा तो समुद्र में जितना पानी नहीं उतना पैसा है, समझे ना, इस टाइप का मतलब पॉसिबिलिटी है। अब वो, लेकिन क्या है इसमें जो किरदार हैं वो हर सक्सेसफुल आदमी अपने हिसाब से सक्सेसफुल है। वॉरेन बफेट अपने हिसाब से सक्सेसफुल है, पीटर लिंच अपने हिसाब से था। हर आदमी एक अलग ढंग से करता है, उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है उसके स्टाइल में। ओके, और ये स्टाइल बदलते जाएगा, जैसे जैसे माहौल बदलते जाएगा, अपॉर्चुनिटी बदल जाएगी, ये स्टाइल बदलते जाएगा। मतलब इवोल्यूशन ऑफ द मार्केट होगा, इवोल्यूशन ऑफ द इन्वेस्टर होगा। जैसे AI और आ रहा है तो यू कैन यूज़ इट अ लॉट मोर टू फिगर आउट वेयर इज़ द कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज यू आर लुकिंग फॉर, एंड दैट विल बिकम वेरी ग्लोबल ऑल्सो। अभी हम तो खाली इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, बट फार बिगर एंड फार मोर वेराइड, मेनी मोर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज दे आर वर्ल्ड वाइड। तो ठीक है, हमारा कैपिटल कंट्रोल इसी कारण से हम we remain confined here, but if you are in Dubai, you are in US, you are in Singapore, the world is the free market for you, and AI will help you to shortlist where to go if you have framework. Now the framework, it is so funny, it works worldwide. QGLP फ्रेमवर्क। Any framework Okay. will work because broadly markets are same. थोड़ा हर कंट्री का अलग होता है, but the process of valuing a company, see there are only two things, price and value. प्राइस सबको मालूम, वैल्यू किसी नहीं मालूम, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड किसी नहीं मालूम वैल्यू। तो उसी कारण से जो रिसर्चर होते हैं, रिसर्चर माइंड सेट से जो इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा कमाते हैं। ओके, तो हम पैसे तो कमाएंगे उसको कोई डाउट ही नहीं है, कितना कमाएंगे वो समय बताएगा, भगवान की कृपा होगी तो। लेकिन हमारा माइंड सेट वैल्यू का है। जब तक समझ में नहीं आएगा कि इसका ये 100 रुपये की चीज़ जो है मेरे को 80 में मिल रहा है, 90 मिल रहा है, 10 में मिल रहा है, मैं नहीं खरीदूँगा। आप कुछ भी बोलो, मैं नहीं खरीदने वाला। तो ये जो QGLP जो है, हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी लिखना चालू किया 96 से। तो जब 20-22 साल हो गए, उसके बाद हमको समझ में आया कि भाई नाउ वी रीच्ड अ सिचुएशन वेयर वी शुड राइट आवर फ्रेमवर्क कि व्हाट वर्क्स फॉर अस, है ना। एंड देन वी रोट QGLP, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एट रीजनेबल प्राइस। तो वो उसमें क्या होता है, टॉप क्वालिटी बिजनेस। सी बेसिकली इन्वेस्टिंग में 3 ही चीज़ें, टॉप क्वालिटी बिजनेस, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, बॉट एट रीजनेबल प्राइस। ये ट्रेंगल आप कंप्लीट कर लो, यू आर सॉर्टेड। अब ये लेकिन बोलने का ईजी है, लेकिन करने का डिफिकल्ट है। सो हाउ डू यू फाइंड टॉप क्वालिटी बिजनेस? सो देयर आर, दैट इज क्वालिटी ऑफ बिजनेस। दुनिया में इतने गंदे बिजनेस है कोई हिसाब ही नहीं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस है गंदे बिजनेस, बहुत कम अच्छे बिजनेस है।
तो अच्छे बिजनेस क्या होते हैं जहाँ पर आप 100 रुपये लगाओ उसके ऊपर 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये हर साल कमाते हो, यू नो। तो अच्छे बिजनेस बहुत कम है। ऑर्डिनरी बिजनेस जहाँ 12-15% कमाते हो बहुत हैं, जैसे बैंक्स वगैरह, सब ये सब ऑर्डिनरी बिजनेस है, ओके, 12-15% कमाते हो। और 70-80% बिजनेस यूजलेस बिजनेसेस, दे अर्न लेस देन 10%। प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन बहुत कम कमाते हैं। तो ऐसे गंदे बिजनेस बहुत हैं, उधर तो आसपास भी नहीं जाने का। तो हमारा काम होता है टू फिगर आउट द कंपनीज, द बिजनेसेस विच आर गुड। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज़ देयर, पर से बिजनेस इज़ वेरी गुड, ओके। फिर उसके बाद जो अच्छे बिजनेस में अच्छा बिजनेसमैन मिल जाए आपको, प्रमोटर, अच्छा घोड़ा मिल गया, अभी अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको, जॉकी। जॉकी मिल जाए, तो वो जॉकी खोजते हैं किसमें कितना दम है। एक तो पहले बात कितना ईमानदार है वो, कितना कॉम्पिटेंट है वो, और आग कितनी अंदर है ना। यदि आप हम लोग से मिलते हैं ना 87 में 88 मैं भी में, ये सोच रहा यू था। कुड हैव फिगर्ड आउट कि भाई ये बंदे जाएंगे आगे करके, समझे ना। तो सो यू कैन फिगर आउट। जैसे क्लास में भी आप समझो तो मतलब मालूम पड़ता है ये बंदा क्या करेगा। ये स्पोर्ट्स वाले होते हैं, वो पागल की तरह स्पोर्ट्स ही खेलते हैं। जो बुकिश होते हैं वो सामने बैठ के सब क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं टीचर का। बदमाश होते हैं वो पीछे बैठ के आवाज़ करते रहते हैं, है ना। तो ये उस टाइप का ही है। तो आप मैनेजमेंट में सब तरह का मैनेजमेंट मिलेंगे। कई मैनेजमेंट सुस्त हैं, अरे सर हमने ये कर लिया वो कर लिया, तानते रहते हैं। कई मतलब इतने भूखे होते हैं कोई हिसाब ही नहीं होता है। मैं तो मेरा काम है सिर्फ मैनेजमेंट से मिलने का है। सो आउटस्टैंडिंग बिजनेस, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। अब ये देखो ये दोनों समझ में आ गए, हाँ भाई ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है, और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है। ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा है। कंट्री इटसेल्फ इज लंबे रेस का घोड़ा है मेरे हिसाब से। वर्ल्ड मार्केट अपने आप में, विश्व जो ग्लोबल इकोनॉमी वो भी अपने आप में लंबे रेस का घोड़ा है। इंडिया उससे मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग घोड़ा है। और उसके ऊपर फिर जो है ना आप ऐसे जॉकी पकड़ लो और फिर उसका वैल्यूएशन कर लो आप। और एल स्टैंड फॉर लॉन्जिविटी, लॉन्जेटिविटी, मतलब लंबे रेस का घोड़ा। इतना लंबा प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, मतलब कैसे? वो समझ में आता है, वो आदत पड़ गई है। मतलब हम 10 मिनट में निकालेंगे वो, 10 मिनट में 10 10 साल की मिनट में प्रोजेक्शन? सब कर लेंगे सब। मतलब मोटा मोटी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सब एनालिस्ट लोग काम करते हैं, लेकिन 10-15 मिनट में हो जाता है कि भाई समझ में आ गया, वी आर इन और आउट। और प्राइस आखिरी? हाँ वही, फिर आखिरी में प्राइस। तो प्राइस तो शुरू से मालूम रहता है ना कि क्या भाव में आप वो मतलब ऑफर है। कोई कंपनी 10,000 करोड़ में मिल रहा है, 5,000 करोड़ में मिल रहा है, 25,000 करोड़ में मिल रहा है, 2-4 लाख करोड़ में मिल रहा है। सो प्राइस तो पहले ही कोटेड रहता है ना। मैं जब कोई मैनेजमेंट को इंटरव्यू करूँ मेरे को पहले से मालूम होता है कि कितने का बंदा है। और 30,000 करोड़ कंपनी है अभी मेरे को, मतलब मैं मिलता हूँ 30,000 करोड़ कंपनी, 30,000 कंपनी, लेकिन यार अभी 30 मेरे को कहाँ 10 गुना करने का है, तो मेरे 3 लाख करोड़ करना। इस बंदे में 3 लाख करोड़ बनने का है कि नहीं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन माई माइंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस गाय इज गोना मेक इट 10x? तो देन आई थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग ना। और कई जगह ऐसा लगता है 2-3 हज़ार करोड़ कंपनी, लगता है लंबे रेस का घोड़ा है ये, तो 10-20 लाख करोड़ का बन जाएगा ऐसा। मतलब आप बताओगे 3,000 करोड़ की कंपनी आज है, वो आने वाले समय के लिए 30 लाख करोड़ की कंपनी नहीं बन उतना सकती नहीं, है, लेकिन 30,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। तो 10 हम तो देख रहे हैं 3 साल में डबल हो जाए हमारा। मतलब पहला 3 साल में अपने जीतना वार जीतना जरूरी है। उसके बाद 3 साल में क्या होता है, आप उस कंपनी को बहुत अच्छे समझ लेते हो, बिकॉज आप अंदर घुस गए। तो हर क्वार्टर में आप बातचीत कर रहे हो, देख रहे हो रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। आप जैसे सोचे थे ऐसा कंपनी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके, है ना भाई। आपने जितना एनालिसिस करना था कर लिया, जितना डेटा देख लिया, लेकिन अल्टीमेट तो आपकी कहानी कब चाह होती है, जिस दिन खरीदते हो आप। खरीदने के बाद क्या हुआ, आपका 100 रुपये का 10 रुपये हो गया, या 100 रुपये का 1,000 रुपये हो गया। सो इधर ही विल डिसअपॉइंट और ही विल मेक यू हैप्पी, इजंट इट? थोड़ा मैथमेटिकली भी कुछ ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो हेल्प करते हैं। एक आम निवेशक उनको देखे तो समझ में आ सकता है कि हाँ ये कंपनी में वैल्यू है, हाँ। यहाँ से खरीदी जा सकती है। कुछ ऐसे So रेशियोज हैं वही जो बता सकते हैं? सबका सी द मोमेंट कंपनीज स्टार्ट इन ए स्टेबल वे, स्टार्ट अर्निंग मोर देन 20% ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब ये समझो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा है। एंड अनलिवरेज विदाउट मतलब ROC इटसेल्फ इज मोर देन 25-30% ऑन अ सस्टेन बेसिस। मतलब ये है कि क्या है, इतना कॉम्पिटिटिव है ना इंडिया में पूरा बिजनेसेस कि आपको कोई आदमी 2 रुपये नहीं छोड़ता एक्स्ट्रा। आप कोई जूस की दुकान खोलो, वहाँ पर भी मतलब थोड़ा बहुत 10-20 लोग चारोगे, दूसरा जूस वाला भी आ जाएगा, इतना कॉम्पिटिटिव है, यू नो। तो यदि आप 20 टका कमा रहे हो और 4-5 साल से कमा रहे हो,
और कोई आपको थ्रेटन नहीं कर रहा, मतलब भाई आपके पास ऐसी कोई मशीन है, ऐसा नुस्खा है जिसके कारण से आप कमा रहे हो। तो पहले तो मेरा वही इंटरेस्ट होता, पहले मैं वहीं से आरोप करता, भाई ROI क्या है, 40% पैसे थे, हाँ भाई आओ बैठो बैठो तुम्हारी कहानी सुनते हैं। कहानी तो सुने कम से कम, क्या है, फिर कहानी सुनो और क्या है। तो ये ROE हो गया एक। हाँ ROI होगा, फिर उसका बंदे का कहानी क्या है, बंदे में कितना दम है, बिजनेस में कितना दम है। क्या होता है, मेडिसिन का काम कर रहा है, एक दुकान खोल लिया है, एक डिस्पेंसरी खोल लिया है, बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन भैया 1 से 50 डिस्पेंसरी कैसे करेगा, वो डॉक्टर तो एक ही है ना। वो तो आपने क्वालिटी बताया ना। हाँ वही तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस हो गया, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो वो ये दोनों जहाँ से हुआ, पर फिर मेरे को तो सस्ता चाहिए ना, मेरे को ROE भी पता है कि अरे बहुत फिर उसका भाव देखो ना, सी कोई कारण से कई बार जो है ना भाव सही नहीं रहता है, मतलब अभी बाजार थोड़ा महंगा है, लेकिन जनरली हमारे टाइम में जो है ना, कई बार जैसे आप राजकोट चले जाओ, जयपुर चले जाओ, कहीं कहीं ऐसे हमें भी शेयर मिलते थे पहले, अभी भी शेयर्स तो बहुत हैं, बट इट इज़ नॉट डिस्कवर्ड। और सेक्टर में अच्छा क्या होता है, सेक्टर में बदलाव आने वाला होता है, तो हमारी रीडिंग से हमको लगता है इस सेक्टर में बहुत तूफान होने वाला है, तो लेकिन बाज़ार में उसके लिए उतना वो तूफान जो अभी तक बाज़ार को समझ में नहीं आया है। तो क्या होता है, कंपनीज जो है सस्ती रहती हैं उस समय। तो PE देखना चाहिए। हाँ तो पी देखना चाहिए फिर, और PEG। PEG देयर आर होल लॉट ऑफ रेशियोज, EV to EBITDA, प्राइस टू सेल्स। यदि कोई कंपनी लॉस कर रही तो कहाँ से देखोगे आप, तो प्राइस टू सेल्स देखोगे आप। वो मैं आपसे भी पूछूंगा, बहुत सारी ऐसी बातें आपसे वो भी करनी है कि भैया कि लॉस मेकिंग कंपनियों को कैसे वैल्यू कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का ये माहौल आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो खराब होते हैं शेयर मार्केट में, तो वो रेड फ्लैग्स कैसे पता लगते हैं कि इससे दूर रहो भैया, ये इससे कुछ ना हो पाएगा और इसमें पैसा लगा दिया तो डूबेगा। डूबेगा, सी मेरे को डूबने वालों से कोई मतलब नहीं, कि 4,000 में से 3,000 डूबने वाले, पैसे तो कमाने वाले सिर्फ 1,000 ही हैं। तो मेरे को ये देखना है कि मैं 1,000 में हूँ, मैं 3,000 में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ पूरे 3,000 भी इधर ही आ जाए, लेकिन वो तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, 20-80 प्रिंसिपल है, 20% मेक मनी, 80% लूज मनी। ओके सर, फिर अगर ये मैं ऐसे आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसा सेक्टर या कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसपे बहुत बड़ा दाव लगाया था आपने और जिसने एकदम से फॉर्च्यून बना दिए थे? सी दांव तो क्या होता है, तुम्हारे पास जेब में कितने पैसे उसके हिसाब से ना। मैंने 2-3 नाम पढ़े हैं ना। हाँ नहीं, जैसे भारतीय की बात कर रहे हैं आप। हाँ। हाँ तो भारतीय उस समय सी 2003 में हमारे पैसे कितने थे, हमारे 25-30 करोड़ रुपए थे। नहीं, सबसे पहले तो हमको सबसे बड़ा मल्टीबैगर हुआ इसमें, क्या नाम है, वैश्य बैंक था 91 में। तो हमारे पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे, तो हमने कुछ 2,500 शेयर खरीद लिए। 2,500 शेयर 20-25 रुपये के भाव से, तो कितना 5-7-10 लाख रुपया बहुत हो गया उतना तो। और उस समय कंसल्टेंट इन्वेस्टिंग की कहानी नहीं थी, कोई भी नया कंपनी का आया तो 4-5 लाख रुपये का शेयर खरीद लो, इस टाइप का खरीद लिए। देखते तो 2 साल के अंदर इसका 2-2.5 साल के अंदर इसका भाव जो है ना 20-22 रुपये से 2,500 रुपये का भाव हो गया। तब समझ में आ गया भाई यहाँ पैसे तो बनते हैं। स्टॉक बताना कौन सा था? वैश्य बैंक। करूर वैश्य? नो नॉट वैश्य बैंक, करूर वैश्य अलग है। वैश्य बैंक जो बाद में मर्ज हो गया कोई दूसरे, उसको फुल लाइसेंस मिला, फिर उसके बाद इट गॉट मर्ज विद वन ऑफ द बैंक्स, वो उसकी कहानी है। और भारतीय एयरटेल की क्या कहानी? भारतीय एयरटेल तो मतलब बहुत देख दुख के किए थे, मतलब वो तो तीर तुक्के वाली बात थी, क्या नाम है, वहाँ पैसे बन। ये तो बराबर हमने पुस्तक पढ़ी और हमको अंदाज़ था कि यहाँ बहुत बड़ा कहानी बनने वाला है, और उसके हिसाब से 2003 में हमने खरीदे थे। तो उसमें क्या किया हमने, उसमें खरीदा हमने 1.25 लाख शेयर, 25 रुपये में खरीदा मैं। सब के सब बोले भाई रामदेव तेरे जैसा शेयर है नहीं, बेच दिए उसको उठा करके। तो ऐसा करते 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 हमने 30 रुपये तक, मतलब बहुत फास्ट बढ़ा था वो, तो 24 से 30 तक हमने 1 लाख शेयर बेच दिया, बचे 25 है, मतलब इतना तो प्रॉफिट है, मैं चुप बैठे रहूँगा। फिर उसके बाद मैं देखा यार ये भाई लोग किसी को समझ में नहीं आ रहा है जो बोल रहे हैं मेरे ऊपर। तो 32-35 रुपये में जो है ना, आई बॉट 10x, 10 लाख शेयर खरीदा। फिर भाव हो गया 90, 2-3 महीने के अंदर तो 90 का भाव हो गया। आप देखो चार्ट, ओके 90 का भाव हो गया, तो मेरा एनालिस्ट छोड़ के चला गया कहीं और। कौन से साल की बात बता रहे? दिस इज 2003-4 2003 जनवरी, वहाँ से चालू हुआ कहानी अभी तो। सर आपको अब 23 जनवरी मैं बोलता ना आपको। हाँ यही तो विजन की बात होती है ना कि 2003 में भारतीय एयरटेल, और उसके बाद फिर ये सब कुछ रेवोल्यूशन आ जाएगा, डेटा आ जाएगा इंडिया में। तो ये पढ़ाई करनी पड़ती है ना, आप पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। यू कैन सी द यू कैन नॉट सी द फ्यूचर, बट यू कैन फील अबाउट व्हाट्स कमिंग अहेड। सी वेयर द वैल्यूज आर गोइंग टू माइग्रेट। पहले अपने कैसे खेती होती थी, वो हल चलाते थे, उसके बाद टिलर्स आए, उसके बाद ट्रैक्टर्स आए। तो ये तो अपने सामने हो रहा है ना। वायर्ड फ़ोन था, फिर वायरलेस फ़ोन आया, फिर अभी डिजिटल फ़ोन आ रहा है। और ये भाई साहब स्पेस वाले बोल रहे हैं कि
आपको सेट फ़ोन देंगे वो। तो ये तो दिख रहा है ना आपको। नहीं, पर ये क्वेश्चन बाद में था, ये पहले पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ। स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी, किस तरीके से वैल्यू हुई है, क्या फंडामेंटल जस्टिफाइड हैं? और यही तो होता है स्टॉक मार्केट में एक यूफोरिया। मैं अभी ये जो भी इंग्लिश एंकर्स और इंग्लिश चैनल्स होते हैं वो सुन रहा था जब उसकी लिस्टिंग हो रही थी। $135 पे स्पेस एक्स को इशू प्राइस था, 150 पे लिस्टिंग हुई, 160 की क्लोजिंग थी उस दिन। उसके बाद अगले दिन भागना शुरू हो गया, $200 तक हो गया। तो क्या फंडामेंटल्स हुए, कोई जस्टिफिकेशन है? लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन वो सपने दिखाए जा रहे हैं मार्स के, और वैल्यूएशन भी मार्स पे पहुंचा दी। तो कैसे होता है तो उसकी कहानी है यार। सी, बाजार में क्या है, नहीं समझ में आता कुछ करने का नहीं। बफेट साहब ने एक सबसे बढ़िया चीज़ सिखाया, दे डू व्हाट दे अंडरस्टैंड। हर आदमी का अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। मैं आपको कॉम्प्लेक्स कोई मैथमेटिक्स का बताऊँ या बायोलॉजी का बताऊँ या एस्ट्रोनॉमी का बताऊँ, आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो मैं तो अपनी समझ से इन्वेस्ट करूँगा ना। इन्वेस्टिंग प्रोसेस तो सिंपल है, QGLP है हमारे लिए। लेकिन यदि आपको ना तो अर्निंग समझ में आ रहा है, ना सेल समझ में आ रहा है, ना वैल्यूएशन समझ में आ रहा है, तो भाई गुरुदेव माफ़ करो, लेट इट पास, किसी और को मजा करने दो। तो हमारे लिए तो वैसे ही है, इट्स आउट ऑफ सिलेबस है। एआई स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करोगे या करते हो? नहीं समझ है ना अभी, अभी तक जिसे समझ में आ जाएगा मैं करूँ। मेरे को, आई एम फियरलेस, मेरे को कुछ अंतर नहीं पड़ा। जिस दिन मेरे खोपड़ी में बैठ गया कि ये चीज़ सस्ता है, मैं खरीदूंगा। सस्ते तो कहाँ है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बबल तो बन रहा है। नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में, मैं क्यों करूँगा खर्चा। मैं बैंक खरीदूंगा, मैं NBFC खरीदूंगा, मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी खरीदूंगा, जो समझ में आता मैं खरीदूंगा। तो ये बोला जाता है कि भारत के पास एआई नहीं है, हमारे आईटी स्टॉक्स की अरे पिटाई सब हो बात रही है। नहीं, IT स्टॉक में पिटाई रही वो एक अलग बात है। मतलब AI इज हर्टिंग देम और इट मे हर्ट द फ्यूचर, बट हमने कभी कभी टेक्नोलॉजी लेके आए। गरीब कंट्री का थोड़ी काम है। बांग्लादेश ने कोई टेक्नोलॉजी दी क्या? नेपाल ने कोई टेक्नोलॉजी दी क्या? हाँ, यूरोप ने टेक्नोलॉजी दी क्या? अरे भाई, टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो बनाते हैं, अमेरिका से आती है टेक्नोलॉजी। इंटरनेट क्या हमने दिया क्या? इंटरनेट तो उन्होंने बनाया ना, अमेरिका में बनाया ना। तो वी हैव, कंप्यूटर्स उन्होंने बनाए हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट, सब कुछ उन्होंने बनाया है। We are users only. We are supplying intelligent labor or whatever contract services to help the, I mean, how to use the computers or how to use the software programs to run the companies. That we are supplying, but that we are helping the companies at enterprise level. And that is what is IT services, na? IT services, either you could do it yourself or you outsource to Infosys, TCS and all. So that has been the job going on. अब वो बोल रहे भाई इनकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब लोगों कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। AI will be able to do lot of coding work and even sophisticated coding work, and then you need, instead of 100 people, maybe you need 50 people, 40 people. So headwinded है। अभी कहाँ पर जाकर सेटल होगा और क्या एक्चुअली रियल कहानी है वो समय बताएगा। So that sector is clearly headwinded. पर एफआईज का पैसा भी भारतीय बाजार में उतना स्ट्रांगली नहीं आ रहा। एकदम से कुछ ऐसा स्पीड ब्रेकर्स आया जो एफआईज को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा। एक तो ऐसा कि, और कब लौटेंगे एफआईज? और हमारी वेटेज भी MSCI इमर्जिंग मार्केट बहुत आधा हो गया, आधा हो गया यार। 20 से घटकर 11%। ये भी तकलीफ है ना, ये भी तकलीफ है ना भाई। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भाई आज जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, रन द इकोनॉमी वेरी वेल, मतलब अब 7.5-8% जा रहा है, आपको इन्फ्लेशन 3-4% है। सो दे हैव डन अ गुड जॉब ऑफ रनिंग द इकोनॉमी। बट अब वो बाहर जाके मालूम पड़ा कि भाई आपसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है AI का इकोनॉमी। मतलब जो AI का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आपका कोरिया में, चाइना में, अमेरिका में कुछ कंपनीज़ हैं, 20-25-30 कंपनीज, वो बहुत पैसे कमा रही हैं। ऑब्वियसली द इन्वेस्टर गोज वेयर द मनी इज गोइंग टू बी मेड। सो ही इज सेलिंग इंडिया, ही इज गोइंग एंड बाइंग कोरिया एंड ऑल। कल जाके मालूम पड़ा कि नहीं ये तो यूजलेस है, हो गया पूरा करके, तो सब वहाँ से भाग के जाएंगे फिर, या जहाँ भी आएंगे इस टाइप का। पर हमारे तो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे अभी भी ट्रेड करते हैं इतनी करेक्शन के बाद भी। तो हमारे देसी लोग बहुत गर्म है ना। आप सपोर्ट करते हैं, संस्थागत निवेशक सपोर्ट करते हैं, रोज का ये डेटा आ रहा है अब तो। हाँ, तो DIs को दिखता है, हाँ। FIs को नहीं दिखता, रूपी की वजह से, करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से। FI has lot of alternatives. They can go to 150 countries. You know, I mean, America itself is growing. Their earnings are growing at 20%, 18-20%, and that too in dollar. And available at the same 23-24 times of India. So where do I go? You tell me. If you are an investor, you have a $1 trillion pool, and you can go anywhere. Your money is fungible. You go where things are cheaper, no? See, my investor, domestic investor, doesn't have that choice. He has to necessarily invest here. So that's it. अच्छा, इन्वेस्टर बिहेवियर पे वापस आते हैं सर। उसमें आपने बोला कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा, वेल्थ बनेगी।
गलती कहाँ हो जाती है फिर निवेशकों से? क्यों नहीं इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमको दिखते मार्केट्स में? सब डरते हैं स्टॉक मार्केट से, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैल्यू नहीं समझा ना, उनको ये नहीं मालूम कि 10 का चीज़ वो 10 का चीज़ वो जो भाव दिख रहा है वो भाव के खिलाड़ी हैं, वो वैल्यू खिलाड़ी नहीं है। ये यहाँ का प्रॉब्लम नहीं, दुनिया का प्रॉब्लम है। ये बाजार में किसी को नहीं, अब जितने स्पेस एक्स में इन्वेस्ट किए ना, इसका भाव 135 के नीचे आने दो, फिर देखो मजा। आपको लग रहा है कि 135 के नीचे आएगा? अभी क्या पता, अपने देखना चाहिए, मेरे को लगता है आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं उसका फ्यूचर नहीं है, बहुत लंबा फ्यूचर होगा। आई मीन युग पुरुष जो बोलते हैं बताया ना, उस टाइप का आदमी है वो। तो क्लियरली सी ये समझ के मेरे बाहर की बात है कि मतलब एलॉन मस्क क्या कर सकता है और कितना कमाएगा, क्या करेगा, वो मतलब उसका बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। ही डजंट टॉक नॉनसेंस, ही टॉक सेंस। एक से वो जब मार्स और बात करता है तो समझ में आता है कि मार्स में हम कॉलोनी बनाएंगे, 10 मिलियन लोग रहेंगे वहाँ पर, इस टाइप का सब बात करते हैं तो समझ में आता है। बट बेसिकली सो मेरा समझ ये है, स्टॉक मार्केट इज अ कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग मशीन ऑफ द अर्निंग्स। ओके, अर्निंग्स ग्रो होता है, उसको डिस्काउंट करते चले जाओ। यू नो कंपनी का आपका अर्निंग्स डिस्काउंट कंपाउंड हो रहा है 15% से, और उसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं 7-8%, 10% से। सो दैट इज़ हाउ प्रेजेंट वैल्यू इज बिंग बिल्ट। तो अब यदि मैं किसी का अर्निंग्स ही समझ नहीं सकता तो उसको मैं वैल्यू क्या निकालूंगा मैं, और यदि वैल्यू नहीं निकाल सकता तो इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस फॉर मी। सर लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंपनी होती है जो हाईली फंडामेंटल, बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स वाली होती हैं, पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं देती हैं। हाँ, नहीं 5-5 साल, एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक, कोई बहुत सारे मिले। रिटर्न तो नहीं मिला अभी, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए फिर निवेशकों को? हमें पता है वैल्यू है, लेकिन चलता तो है नहीं स्टॉक। हाँ, तो थोड़ा तो पिटोगे ना उसमें, मतलब क्या है कि पोर्टफोलियो में 10 कंपनी तो 10 के 10 तो नहीं चलती ना, यू नो। मेरे इंडेक्स में भी है ना, इंडेक्स 15% बढ़ता है ना, डिस्पाइट HDFC बिंग देयर। तो इंडेक्स में यदि 50 स्टॉक हैं तो 50 में 50 के 50 तो नहीं चलते ना, 25 ही चलते हैं। और 25, ये जो 25 एक्शन, जो 15% बोल रहा हूँ, तो जो 25 स्टॉक करते हैं 25%, और बाकी 25 जो है 10% से उसको खींच के लेके आ गए 15%। सो दैट्स हाउ योर पोर्टफोलियो इज नथिंग बट इंडेक्स। आप ये नहीं सोचो पोर्टफोलियो में खाली विनर्स रहेंगे, पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ नीचे आने वाले भी रहेंगे। अच्छा, हर हमेशा नहीं बढ़ता है। जैसे अभी आपका HDFC बैंक 95 में 40 रुपये का दाम था, या 2-5 रुपये का दाम था एक्स बोनस, वो अभी भाव 800 रुपये का है। तो उन्होंने दिया 25% कंपाउंडेड, 20% कंपाउंडेड 40 साल तक, 25 साल तक। अब जाके वो थोड़ा रुका हुआ है, 2-3 साल से रुका हुआ है। अब इसका फ्यूचर यहाँ से क्या बनेगा वो एनालिसिस की बात है, समझे ना। तो अभी आपको समझने का, आपको यू हैव एन एग्जिट, यू हैव एन एंट्री। यदि आप ऑप्टिमिस्ट हो तो आप खरीद सकते हो, आप पेसिमिस्ट हो तो यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर मनी। पर एक बार तो ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट में, बहुत खूंखार तेजी आ जाती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, इतना ऑप्टिमिज्म होता है, यूफोरिया होता है, तो उस पे अपने आप पे काबू कैसे किया जाता है? सी काबू क्या है, देखिए मैं व्हाट हैज़ वर्क फॉर मी, आई कैन नॉट एडवाइस एनीबॉडी व्हाट हैज़ वर्क फॉर इट। मेरे कभी समझ में आ गया था कि भाई यहाँ लिवरेज नहीं लेने का, सब करने के लिए लिवरेज नहीं लेने का। एक का 1000 दिखे तो भी लिवरेज लेने का नहीं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। यदि मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, मैं 100 करोड़ का ही शेयर खरीदूंगा। मेरे को मालूम है ये शेयर जो है ना कभी 1/3 भी हो सकता है, 50% भी जा सकता है, लेकिन ठीक है 100 करोड़ में खरीदें, 30 करोड़ का जाएगा और क्या हो जाएगा, जान थोड़ी ले लोगे आप, 30 करोड़ में तो बिकेगा ना, यू नो। तो आई हैव दैट व्हाट यू कॉल कन्विक्शन कि ये 30 हो सकता है, 3 बार हुआ भी है। अच्छा। हाँ, लेकिन खास बात क्या है, 1 साल के अंदर वापस 100 का भाव हो जाता है। 2092 में हमारा 30 का 10 हुआ, 2 साल के अंदर उसका भाव वापस 30 हो गया। 2000 Y2K का जब कोलैप्स हुआ तो 100 वाला 30 हुआ, उसमें थोड़ा टाइम लगा, 2-3 साल लगा, फिर वापस 100 हुआ। 2008 में 550 वाला 200 हुआ, वो लेकिन 1 साल के अंदर वापस आ गया। अभी कोविड में ऐसा हुआ, कोविड में 1800 वाला 1100 हुआ, 1100 वाला वापस 1800 1 साल के अंदर हो गया। तो ये क्या है, 1 साल का तकलीफ लेने में मेरी बहुत हिम्मत है। एक तो आई कैन सी 50, 60, 70, अब तो क्या है मेरे पास इतने पैसे होगा कि 90% भी करेक्शन हुआ तो मेरे क्या अंतर पड़ता है, मेरे क्या अंतर पड़ता बताओ। नहीं आपको नहीं फर्क पड़ेगा, हाँ, नहीं, लेकिन लेकिन मैं बता, सी दिस इज हाउ आई थिंक, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीबॉडी टू थिंक लाइक दैट, दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। आई एम, वो क्या टफंड हूँ मैं, मतलब मोटी चमड़ी हो गई, बहुत मोटी चमड़ी हो गई फॉर द डाउन साइड। अच्छा, जहाँ से आपने डाउन साइड का फेयर खत्म कर, देखिए ईरान और इसमें वाक में क्या हुआ, ईरान बोला कि भाई तुमको जितना बम फेंकना फेंको, मेरे को कुछ अंतर ही नहीं पड़ता है, तो सामने वाला थक गया ना। ऐसे ही है, तो आप बाजार आपको डराएगा रोज आके, 1% नीचे, 2% नीचे, तू आना भाई, हमारा तो पार्टी चालू रहेगा।
See, if you are not scared of the market, and I'm not scared of the market because I know what I have bought is worth the price I have paid. I have not bought hope. I have bought earnings. 12 का अर्निंग, 12 का पीएम खरीदा, 15 का पीएम खरीदा, 15-20% ग्रोथ है, 25% ग्रोथ है, क्वालिटी है। मतलब कब तक नहीं चलेगा वो? 2 साल नहीं चलेगा, 5 साल नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा तो जोर से चलेगा। तो ऐसा जोरदार फिर अब अगला वेव कहाँ पर आएगा? कौन सी थीम्स आपको लग रहा है कि इंडिया में आउट परफॉर्म करेंगे? नहीं, ये सब अभी तो एआई शेआई आ रहा है, मतलब नाउ इट विल फर्दर एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट 8%, 7.5-8% ग्रोथ फॉर दिस साइज ऑफ इकोनॉमी इज वेरी बिग। कहीं कहीं आपको मिलेगा बहुत तूफान होते हुए, जैसे कैपिटल मार्केट में बहुत तूफान हुआ है, अभी भी चालू है, यू नो। सो कैपिटल मार्केट है, आपका टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आएंगे, अभी जो अनलिस्टेड होंगे काफ़ी, बट कई कंपनीज जो लिस्टेड हैं टेक्नोलॉजी स्पेस और में, आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज, बट यू विल फाइंड स्पेसेस वेयर इट विल ग्रो वेरी रैपिडली। तो सर अब आ गए हैं हम इस शो के आखिरी पड़ाव पे, और ये होने वाला है रैपिड फायर। बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। इसमें आप एक शब्द में भी जवाब दे सकते हैं और एक लाइन में भी। तो पहला सवाल ये है कि एक ऐसा स्टॉक जो आप समझते हैं कि यार कभी ना बेचा होता तो बहुत बढ़िया होता। HDFC बैंक बेच दिया? हाँ, तभी बेच दिया ना। मैं 30 से 40 में खरीदा, 38-40 रुपये में खरीदा, 5 लाख शेयर खरीदा। आई वॉज दैट कन्विंस्ड। 5 लाख शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी 95-96 में जब लिस्ट हुआ, तो उसको हमने बेच दिया 54 रुपये में। एक ऐसे बेच दिया, किसी ने बोला, एक स्टाफ ने, हमने बेच दिया। उसको खबर सही था, हमारा इंटरप्रिटेशन गलत था। तो वो शेयर जो है ना, मतलब जस्ट बैठ रहा था मैं, तो इट वुड हैव गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ कन्विक्शन एंड इट वुड हैव चेंज मी एंड आई वुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी। सो वो कई चीज़ें जो है ना, वो याद रह जाती हैं कि ऐसा गलती हुआ करके। सर एक ऐसी मेट्रिक जो आप कभी इग्नोर करते ही नहीं हो जब आप बिजनेस को इवैल्यूएट करते हो तो? प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, प्रॉफिट तो एब्सोल्यूट नंबर है ना। आप 1 लाख करोड़ लगा के 1000 करोड़ कमा सकते हो, और 1000 करोड़ लगा के 1 लाख करोड़ कमा सकते हो, तो दैट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी ना। आपने धंधे में कितना पैसा लगाया और उसके ऊपर कितना पैसा बना रहे हो, हाँ, दैट इज ये प्रॉफिटेबिलिटी है। हाँ, आप 100 करोड़ लगा के 100 करोड़ कमा रहे हो, या 1000 करोड़ लगा के 100 करोड़ कमा रहे हो, कमा तो दोनों 100 करोड़ रहे हैं। एक ने 1000 करोड़ लगाया, एक ने खाली 100 करोड़ लगाया, तो 100 करोड़ वाले का मतलब हर साल डबल हो रहा है पैसा। है ऐसी कंपनियां? अरे क्यों, नेस्ले है, ये सब जितने कंज्यूमर कंपनीज है, PNG, नेस्ले, लीवर, ये सब 100% ही कमाते हैं। इनके पैसा लगाते नहीं है, बिना पैसे लगाए पैसे कमाते हैं। फिर महंगे मिलते होंगे फिर तो। वैसे का महंगे होते हैं ना, फिर वैसे रहेंगे महंगे हो। सर अभी की करंट मार्केट्स को आप एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है मार्केट पे। हाँ, कभी कुछ कभी अमेरिका की तरफ से खबर आ जाती है, उस रूप पे उठ के हम डोनाल्ड मार्केट ट्रम्प इज की खबरें देखते हैं। कंसोलिडेटिंग। मार्केट राइट नाउ इज कंसोलिडेटिंग अब वेरियस फोर्सेस, यू नो, जो 4-5 साल चला था पोस्ट कोविड, 12,000 वाला जो 25,000 हुआ, वहाँ से आपका मतलब SIP का जो तूफान चालू है, तो वो एक फोर्स, पॉजिटिव फोर्स हो गया, नेगेटिव फोर्स हो गया, FI इज सेलिंग। सो ये जो टसल चल रहा है, इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, तो एक वो टसल है अभी। अब FI का क्या मूड है, कैसे बनता है मूड, वो एक अपने आप में बहुत डोमिनेंट फैक्टर है। सर एक ऐसी हैबिट आपकी जिसमें आपकी सक्सेस में बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया, ऐसी कौन सी हैबिट है? रीडिंग हैबिट्स। आप पढ़ते हो? मैं दूसरा कुछ करता ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है। मेरा हाफ द टाइम इट गोज इन रीडिंग पेपर्स एंड बुक्स। उससे तो आइडिया आते हैं ना मेरे को, मेरे किसी को सुन के मेरा आइडिया समझ में नहीं आता है। एनुअल रिपोर्ट्स? एनुअल रिपोर्ट्स पहले तो मेरा हॉबी था एनुअल रिपोर्ट कलेक्ट करने का 80s में, मतलब इट्स नट्स, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट इट। 200-250 कंपनी के बैलेंस शीट रखता था मैं। व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट जॉब एज एनालिस्ट, आई वेंट विद 250 बैलेंस शीट्स। आपको नंबर से प्यार है, आप CEO इसलिए। हो सकता है ऐसा, बट दैट इज हाउ इट इज। अच्छा फिर एक ऐसी बुक जो हर इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए स्टॉक मार्केट में? ऐसे तो बफेट के लेटर्स हैं, वॉरेन बफेट के लेटर्स, बट वो बहुत लंबा कहानी है। यू कैन रीड स्नोबॉल, हिज बायोग्राफी, दैट हैज़ वर्क फॉर मी। मतलब दूसरों को क्या बोलूँ मैं, मतलब आई लर्न फ्रॉम हिम। एंड कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट्स, ये तो एकदम मस्ट है, सबको पढ़ना चाहिए। जो भी स्टॉक मार्केट में आता है पहले उसको ये पुस्तक पढ़ना चाहिए, और एक बार नहीं 10-20 बार पढ़ना चाहिए। जितने बार पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। आप वॉरेन बफेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो ना सर? दिस इज नॉट वॉरेन बफेट स्टफ, दिस इज पीटर लिंच। नहीं वैसे आप वॉरेन बफेट से बहुत यस, बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत कुछ सीखे उनसे। मुलाकात हुई है आपकी? हम हर साल जाते हैं ना वहाँ 25-27 साल से, तो क्या उस मुलाकात, मतलब हाथ पैर, मतलब हमने हैंडशेक किया है, लेकिन आई हैव मेट हिम, ही इज नॉट मेट मी। अच्छा अगर आपने इन्वेस्टिंग एज अ कैरियर नहीं रखा होता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ कैरियर नहीं रखा होता, तो फिर आप क्या होते?
अकाउंटेंट? मैं कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में होता। अकाउंटेंसी में नहीं जाते? ना ना चांस, आई डिडंट लाइक दैट टैक्स फाइलिंग और ये ऑडिट ये मे बी ऑडिट वाज स्टिल आई वाज लाइकिंग, बट स्टॉक मार्केट आई फेल इन लव विद द स्टॉक मार्केट राइट फ्रॉम बिगनिंग। सीए फर्म नहीं, मतलब वो ना थोड़ा क्या, चांस नहीं था वो। मैं आई वुड हैव बीन अ आपको यूजलेस थ्रिल फेलो। थ्रिल पसंद है फिर, मतलब आप ऐसे? स्टॉक मार्केट एक्साइटमेंट जो है ना, पैसे बहुत बड़े बन सकते हैं। वेरी मतलब जो मैं पुस्तकें पढ़ता था उस समय, बिलियन डॉलर श्योर थिंग इन 1981, सिल्वर बेयर, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब पुस्तकें बड़े एक्साइटिंग पुस्तकें थे, थ्रिलर थे सब, फाइनेंशियल थ्रिलर्स। तो खोपड़ी ऐसी बन गया था पूरी। अच्छा, एक ऐसा इन्वेस्टर जिसके साथ आप एक दिन बिताना चाहोगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उनसे, ऐसा कौन सा इन्वेस्टर है? ये बड़ा सर इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। नहीं, बफेट साहब यदि मिल सकें तो मतलब कई बार लगता है कि मैं उनसे पूछूँ क्या करें, लेकिन आई थिंक आई कैन लर्न मैक्सिमम फ्रॉम हिम। थोड़ा पर्सनल हो गया सर, लेकिन आपका सबसे फेवरेबल प्रेफर्ड हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है? छुट्टी लेते हो आप? हाँ हाँ, मैं छुट्टी है मेरा। मैं 5 दिन काम करता हूँ, शुरू से 5 दिन काम करता हूँ। 2 दिन मतलब एकदम लाइक अ पिग आई एम लाइंग एट होम एंड घूमने फिरने का शौक, कोई हाँ प्रेफर्ड है ना डेस्टिनेशन? सी एनीथिंग न्यू प्लेस, एनी न्यू प्लेस, मतलब मतलब वही वही पिटे हुए सिंगापुर, ये हांगकांग, न्यूयॉर्क, दैट डजंट एक्साइट मी नाउ। आई मीन आई वांट टू गो टू अ प्लेस व्हिच आई हैव नॉट सीन। अच्छा, खाना इंडिया का पसंद है या फिर इंडियन ऑफ कोर्स, द क्या चीज़ अच्छी टॉप लगती है? प्रेफरेंस। हाँ सब, और आई एम अ वेजिटेरियन, सो anybody who has done a good dish I'm willing to तो try। नाम तो बताओ, कहीं वड़ा पाव बोलो या फिर राजमा चावल बोलो तो पता तो नहीं लगेगा। मतलब पराठा सब्जी ये सब इस टाइप का, मतलब जो देसी खाना है पूरा, मतलब खाने की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ तो स्नैकीज, इंडिया इज़ एक्चुअली वेरी रिच इन फूड। अब क्या थोड़ा सा हेल्थ रिस्ट्रिक्शन के कारण से लाइक मिठाइयाँ, अरे क्या चीज़ बनाते हैं यहाँ पर। एक एक हर जगह जाओ अलग रसगुल्ले मिलते हैं, अलग रसमलाई मिलती है, आपको अलग मीठे रबड़ी का शौक मिलती है? है। बहुत मीठे का शौक है, लेकिन डॉक्टर अलाउ नहीं करता है। मतलब आप इंदौर जाओ तो आपको जलेबी रबड़ी मिलेगी, आप कहीं और जाओ तो कुछ और मिलेगा। राजस्थान में तो जाओ तो खाने वो मिठाई खिलाते हैं, वो 12 15 20 मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद एक पूरी खिलाते हैं लोग। तो क्या है, मिठाई का यहाँ तो जश्न है। सर कैसे, मतलब क्या प्रीमियम खाना पसंद है अच्छी जगहों पे, या फिर नहीं, चलेगा खाना यार अच्छा स्ट्रीट फूड भी खा नहीं, लेते, कोई साफ बात सुथरा जगह होना चाहिए, खाना बढ़िया होना चाहिए। ढाबे में खाने में बहुत मज़ा आता है। आप नॉर्थ ढाबे में खाओ खाना, मतलब जो तराई वगैरह में, जो उधर हिमाचल वगैरह में जो है, ब्रिलियंट, नदी किनारे खाओ आप बैठ के, स्टनिंग है। नहीं। ये वाला तो रूप हमने आपका देखा ही नहीं है कभी भी। सर नहीं बट पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते रहा करो, अपनी टीम को बोला करो कि थोड़ा ये पिक्चर्स ऐसे दिखाएं तो पता भी लगे कि हाँ आम जिंदगी अरे भी हम जी भाई जा सकती है। हम वही हैं भैया, रायपुर से आए हैं, वैसे हैं अभी भी, ऐसा कुछ नहीं बदला है। जस्ट दैट देयर इज सम लिटिल एक्स्ट्रा मनी इन द पॉकेट, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, एक ऐसी चीज जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता? लगता है पैसे से खुशी नहीं आ सकती, विजडम नहीं आ सकता है। दैट इज ट्रू। विजडम नहीं आएगा। एंड हैप्पीनेस इज ऑल विद इन यू। पैसे से क्या होगा। पर होता है ना स्टॉक मार्केट में दूसरे की शर्ट बहुत सफेद नजर आती है। नहीं नहीं, मेरा सब दोस्त है मेरे साथ, मेरा कोई कंपटीशन नहीं। बहुत पैसा है यहाँ पे यार। मैं मेरे को जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मेरे पास है, ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा दिया है। तो गिविंग, आई मीन गिविंग बाय लिविंग, दैट्स ऑल्सो, हमें गिविंग में भी बहुत खुशी मिलती है, इफ़ यू कैन। अब यहाँ से आगे क्या, अब क्या ऐसी चीज रह गई जो और अचीव करनी है? गिविंग अभी चालू नहीं हुआ, गिविंग तो अभी चालू भी कर रहे हैं हम। गिविंग तो बहुत लंबी जर्नी, इससे ज़्यादा अर्निंग से ज़्यादा जर्नी तो वो है। अभी देखो मैं कितना 30 साल तक तो भटकते रहे एज ए स्टूडेंट एंड स्टार्टअप एंड ये वो करते वो तो होता करते ही है, 30 इंडिया में 32 तो साल है। लग गया, तो 1/3 तो निकल गया। हाफ द लाइफ तो उसमें निकल गया, अदर हाइफ में हमने मोतीलाल साहब बनाया। अभी जो लास्ट 1/3 है उसमें बहुत पैसे कमाएंगे और बहुत बहुत ज़्यादा गिविंग करेंगे। आई वॉन्ट गॉड टू हेल्प मी बिकम अ गुड गिवर। सर बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, और समझ में आ गया मनी मेकिंग क्या होती है, असली मनी मेकर से मुलाकात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार। थैंक्स।